हाँ भाई, तो चलो जो है आज वॉल्यूज थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। आज स्टार्टिंग से देखते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी रीटेक होता है यार, ठीक है, रियल लाइफ में भी। तो सबसे पहले मैंने कल ये पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूज फॉर्मूला देखो कब यूज करते हैं। देखो जैसे तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला एक था ना बेटा, tan की पावर एन एक्स साइन की पावर एन एक्स मैंने करवाया था, वैसे ही मान लो कि कोई तुम्हारा फंक्शन है, जो कोई भी तुम्हारा फंक्शन है और उसकी पावर n लगी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात, और उसका तुम्हें अगर एरिया निकालना है, ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स का तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया है, ठीक है। तो बेसिकली जो वॉल्यूज का फॉर्मूला बचा है बताने जा रहा हूं, ये साइन और कॉस के, ठीक है, टर्म बेसिस पे ही लगता है। जैसे साइन की पावर एन एक्स का तुम्हें अगर एरिया निकालना हो, कॉस की पावर एन एक्स का एरिया निकालना हो, जो वॉल्यूज ने बताया है, तो साइन स्क्वायर तक का तो मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन बताया कि cos 2x में कन्वर्ट करके भाई निकाल लो, ठीक है। साइन की पावर एन एक्स में हो या फिर cos की पावर एन का वो तुम्हें लिखना हो, इंटीग्रेशन लिखना हो, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और कई बार ये फॉर्मूला क्या होता है, एज ए डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे फॉर्मूले डेली बेसिस पे जो है रिवाइज जरूर करने। तो वॉलिस ने क्या बताया था कि अगर 0 से π/2 लिमिट लगी हुई है और साइन की पावर nx लिखा हुआ है, nx dx लिखा हुआ है, या फिर 0 से π/2 cos की पावर nx dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला करने जाओगे तो फिर बड़ा गंदा हो जाएगा, है ना, बहुत लेंदी हो जाएंगी चीजें। तो देखो इसको कैसे यूज करेंगे। n-1 n-3 डैश 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 1 और 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n-2 डैश 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 1 और 2 टाइम्स k, ठीक है, जहां पर k π/2 होगा अगर n हमारा क्या होगा, इवन, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर n क्या होगा हमारा, ऑड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर nx का अगर तुम्हें एरिया निकालना हो, चाहे cos की पावर nx का डिफरेंट इंटीग्रेशन करना हो, बस देखो कैसे एक पैटर्न बिठा लेना अपने दिमाग में, ठीक है, क्योंकि मैथ वाले लोग जो है याद नहीं करते कुछ भी चीज, अपने दिमाग में तुम्हें पैटर्न्स बनाने। सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पर सारे के सारे और नंबर आते चले जा रहे हैं कि नहीं आते चले जा रहे हैं, n-1 n-3 डैश डैश डैश, जब तुम करते चले जाओगे तो लास्ट में या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात। नीचे क्या करना है, इवन वाली पावर यूज करते चले जाना। देखो ये n-0 लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, n-0 n-2, इसमें भी लास्ट में क्या बचेगा, तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। एक फैक्टर k भी आता है, बाद में पूरे की पूरी चीज को k से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो k क्या होता है, अगर तुमने n की वैल्यू इवन ली तो k की वैल्यू π/2 रख दोगे, अगर n की वैल्यू तुमने ऑड ली तो k की वैल्यू क्या रख देना, 1 रख देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। एक वॉल्यूज ने फॉर्मूला और दिया था, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इन्होंने क्या बताया था कि कभी अगर इंटीग्रेशन करना हो 0 से π/2 के बीच में और साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, क्या है, साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx है, ठीक है। तब देखो क्या काम करते हैं, देखो सबसे पहले सेम पैटर्न अपनाना है, n-1 n-3 डैश डैश डैश, यहां पर क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, m-1 m-3, फिर डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा, 1 और 2। डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा m+n, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, m+n-2, अगला टर्म होगा m+n-4, और इसको भी डैश 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 करते चले जाओगे तो यहां पर आएगा 1 और 2 आएगा, और यहां पर भी k से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर k की वैल्यू देख लेते हैं, k हमारा किसके बराबर होगा, k हमारा π/2 के बराबर होगा अगर n और m दोनों के दोनों इवन हुए तब, ठीक है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्या काम करना है, ऊपर n के फॉर्म में लिख लेने,
फिर क्या लिख लेना, m के टर्म्स में और लिख देना है, नीचे दोनों की पावर्स को जोड़ करके m प्लस एन माइनस जीरो, m प्लस एन, देखो इवन वाला फिर चलने लगा कि नहीं चलने लगा, यहां पर k आ जा रहा है, ठीक है, बस k की वैल्यू तुम्हारी पाई बाय 2 पुट करना जब m और n दोनों इवन होगा, अदरवाइज कोई भी, जैसे मान लो कि n ऑड हुआ और m इवन हुआ, तब भी तुम्हें 1 पुट करना है k की वैल्यू, जब दोनों इवन होंगे तब तुम्हें पाई बाय 2 पुट करना है, बाकी सारी की सारी कंडीशन में तुम्हें 1 पुट करना है k की वैल्यू। समझ में आएगा नहीं आया भाई ये चीज? नोट करो जरा स्पीड में इसको। हर्ष क्लोज द डोर कंप्लीट, दरवाजा बंद कर दो पूरा। पहले वाली स्लाइड, पहले वाला नोट नहीं किया था, अभी कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना सबको। क्या हो गया भाई? अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहां तक सॉल्व किया? डेफिनेट के लग रहे थे क्वेश्चन? अच्छा, कल की मैं बात बता रहा हूं, कल डेफिनेट लगाया था। अच्छा, पीवाईक्यू लगाए उज्जवल, पीवाईक्यू लगाए, कितने लगे पीवाईक्यू? जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो कितने लग रहे हैं 100% में? हाँ, 4-5 लग जा रहे हैं, ठीक है, सही बात। तो आयुष भाई पीवाईक्यू नहीं लगाया अभी, बहुत थोड़े से लगाए, प्रैक्टिस बढ़ाओ भाई थोड़ा सा, कम से कम क्वेश्चंस को ले जाओ डेली, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अब है कितने क्वेश्चंस लग जा रहे हैं पीवाईक्यू? अफसा 10 में 4-5 लग जा रहे हैं, ठीक है, सही है। शिवांश 3-4, ये बात लगा रहे हो? ए नाला मक्कारी छोड़ दो भाई, तुम जो है हर्ष 3-4 लग जाते हैं। जितेज कब लगाओगे? मुहूर्त तो निकलवा दे पंडित को बुला के, आए? आदर्श भाई कर रहे हैं, तुम्हारा तो 100% रिजल्ट होगा। आदर्श जो है एकदम यूनिक पर्सनालिटी है। अच्छा, ये कह रहा हूं, इधर सुनो, अगर अभी जैसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो पीवाईक्यू के, ठीक है, अगर तुम्हारा 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास लग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना है, अपने आप को थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव करके जाना है, ठीक है, कि नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अभी मैं डिस्कशन भी रखूंगा इसका प्रॉपर, ठीक है, एक बार इसको मैं फिनिश करवा दूं, कम से कम फिर 2 से 3 दिन हम लोग प्रॉपर डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है, जितनी भी शीट के एक क्वेश्चन लगाएंगे और आगे नहीं बढ़ना है। स्लैब भले ही थोड़ा सा 10-15 दिन इधर उधर हो जाए, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के करवा दूंगा, लेकिन भाई क्वेश्चन एक लगा के हुए चलना है, क्योंकि जनवरी में तुम्हारा पेपर है, ठीक है, और पहले वाले पेपर में ही फोड़ के दिखाना है। टारगेट रखना कि कम से कम जो है 200 नंबर तो आए ही आए, और उसके लिए कोचिंग में कम से कम 250 नंबर लाने पड़ेंगे, समझे? 11th वालों को तो नहीं देना इस बार, लेकिन 12th वाले सारी अपनी कमर कस ले, तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, इनको तो मैं आराम से भी पढ़ाऊंगा, तब भी जो है अगली बार एडवांस के बैच में पढ़ाऊंगा, लेकिन मक्कारी नहीं करनी है सब सुन के। जेई का पेपर हाँ यही दे देना। हो गया ना? चलो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। नहीं, क्वेश्चन थोड़ी ना है, हाँ भाई चलो करके दिखाओ, स्पीड में करना है। आरुषि कैसे चल रही प्रैक्टिस? ठीक चल रही है? पीवाईक्यू लगाएं? लगाएं, लगा रही हो? हाँ लगाते रहो बस ऐसे ही। चुप,
सीधे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से लगाओ। आज इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? थ्योरम लग जाएगी? हाँ, क्या यहां पर जीरो है? हाँ, तो क्या काम करोगे आप? दूसरा वाला में भी 0 से π/2। हाँ, पहले -a से a वाली लिमिट लगाओ, है ना, इसको 2 टाइम्स करो। चेक करो ये fx इवन है कि ऑड है? इवन है भाई, दोनों पावर इवन है तो फंक्शन तो इवन हो गया। क्या? नहीं यार, ऑड फंक्शन थोड़ी ना है, इवन फंक्शन है बाबू। अब नीचे उसे नहीं, पूरा आंसर बताओ। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। वेरी गुड। ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक, साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 6x dx। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 - 1 करूंगा, 3 आएगा, फिर 4 - 3 करूंगा तो 1 आएगा। देखो लास्ट में 1 और 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे बोल दो। पहले इसके ऊपर लगाया, 4 - 1 किया, फिर 4 - 3 किया, 4 - 3 के देखो लास्ट में 1 मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके ऊपर 6 वाले के ऊपर लगाते हैं, तो पहले 6 - 1 करूंगा, 5 आएगा, 6 - 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 - 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 भी है आगे, ये वाला 2 देखो यहाँ पे लिख दिया। डिनोमिनेटर में पहले m + n करेंगे 10, फिर 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2, तो 8 6 4 2 के बाद आगे नहीं जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? m और n दोनों हमारे इवन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 देखो, ये खल्लास हो गया। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? कैंसिल कर लो थोड़ा बहुत, तो इसको सॉल्व कर लेना। 3π/256 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे डालो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? चला स्पेलिंग भी भूल जाओ। न्यूटन लेबनीज थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन क्या कहता है, इनके अकॉर्डिंग क्या है? इधर देख ले बेटा, ए बच्चा, इधर देख लो। जैसे मान लो कि तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने किस फंक्शन में, टी के रिस्पेक्ट में dt का इंटीग्रेशन, और मैंने क्या बोल दिया कि d/dx ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव जरा निकाल के दिखाओ, डिफरेंशिएशन जरा करके दिखाओ। देखो सबसे पहले क्या काम कर लेना है, पहले g के अंदर ऊपर वाला फंक्शन पुट कर देना है। ये देखो कंपोजिट फंक्शन तुमने लिख दिया, कहीं लिख दिया? काहे प्रॉपर्टी लगाओगे? डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं यार, इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं बाबू, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, जी के अंदर जो तुम्हारा फंक्शन है इसके अंदर अपर वाली लिमिट को पुट कर देना, और फिर अपर वाली लिमिट को क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। फिर माइनस लगा करके जी के अंदर क्या कर देना, लोअर वाली लिमिट डालना,
ठीक है, और फिर लोअर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन। अबे नहीं समझ में आया? फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट डालो, फिर अपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, ये कंपोजिट, ये उसका डिफरेंशिएशन अपर वाली लिमिट का। फिर इसी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर लोअर वाली लिमिट अपनी पुट करेंगे, ये फिर कंपोजिट बना, और फिर लोअर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? नहीं आया? ठीक है। अरे भाई क्या नहीं आ रहा है? इधर देख, ये हमारा कोई टी में फंक्शन है बाबू, टी में फंक्शन है। अब देखो एक बार क्या करना है, इस जी के अंदर पूरे के पूरे एच एक्स को पुट कर देना है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक पल के लिए क्या हो, साइन एक्स हो, कोई दिक्कत वाली बात, और ये क्या है हमारा एक्स क्यूब है, और इसको क्या ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें। तो पता है इसको कैसे लिखोगे? ये लिखा हुआ है, पहले साइन के अंदर ऊपर वाली लिमिट डाल दो, डाल दिया कि नहीं डाल दिया, साइन एक्स क्यूब कर दिया, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस, फिर क्या करेंगे, साइन के अंदर लोअर वाली लिमिट डालेंगे, तो लोअर वाली लिमिट डाले तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। अरे बोल रहे यार, yes, sir। इसमें लॉग भी आ सकता था, बहुत सारी चीजें में डाल सकता था, सिंपली ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, अभी अभी क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक नोट कर लिया इसको, नोट करो फटाक से। ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, नहीं नहीं नहीं, जैसे कैसे डायरेक्ट, ये दूसरा अगर, हाँ लेकिन इनडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन होता तब। कौन सा वाला इंटीग्रेशन होता? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तब। अरे भाई ये चीजें बताओ, इधर देखो, मैंने तुम्हें बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें कर्व्स पे ऊपर लेके जाता है कि नहीं लेके जाता, फैमिली ऑफ कर्व्स से, और डिफरेंशिएशन हमारे उसका स्लोप बताता है। तो जब तुम उसको कैंसिल करते हो तो हम लोग कर्व पे पहुंच जाते थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता तो कैंसिल आउट कर देता था। लेकिन बाबू ये क्या है, हमें एरिया निकाल करके दे रहा है। क्या निकाल के दे रहा है? ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है, समझो तो, ठीक है। और एरिया निकाल करके देगा, इधर समझो, जैसे मान लो कि ये कोई फंक्शन हुआ, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग पता कैसे कर रहे हैं, लोअर फंक्शन से अपर फंक्शन के ऊपर कर रहे हैं। एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, तो इसकी लिमिट भी किसमें है, फंक्शन के फॉर्म में है कि नहीं, फंक्शन के फॉर्म में है। अरे बोल दो यार, मतलब समझे नहीं, इधर सुनो। जैसे मान लो कि लिमिट मैंने यहां पे डाली 1, यहां पे डाली 2, ए बेटा इधर देखो, लिमिट यहां पर मैंने यहां पर एफ एक्स 1 लिखा था, यहां पे 2 लिखा होता है। देखो उसका मतलब पता क्या था, x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 2 के बीच में तुम्हें एरिया चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर लिमिट तुम्हारी एफ एक्स, अपर लिमिट क्या है तुम्हारी, एच एक्स है, ठीक है। अब उस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का तुम्हें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और तुम्हारी लिमिट भी वेरी कर रही है। क्या हो रहा है भाई, लिमिट भी तो तुम्हारी वेरी कर रही है कि नहीं वेरी कर रही है, और उसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो लेबनीज ने यह फॉर्मूला दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बता रहा हूं, ठीक है, अगर इसकी तुम्हें फीलिंग लेनी तो अभी तुम्हारे लेवल पे तो नहीं, चीजें थोड़ा सा हायर स्टडीज में जाओगे तो ये भर भर के तुम्हें प्रॉपर ग्राफ बना के बताया जाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। या फिर अगर इंजीनियरिंग करोगे, अगर किसी ने कोर सब्जेक्ट ले लिया, जैसे किसी ने मैकेनिकल ले लिया फिर सिविल ले लिया, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, तो इन सब चीजें तो पीछे छोड़नी ही नहीं। और फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह जो तुम पढ़ते हो, या फिर तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ते हो ना, उसमें से तो बहुत आने वाला है। तुमको क्या लगता है हमेशा आइडियल कंडीशन ही फॉलो होती है? 2 तरीके के मैंने वायर लगा दी थे, सुनो ए भाई, 2 तरीके के मैंने वायर लगा दिए, ठीक है। अब उन वायर के ऊपर भी मैं अलग अलग वो लगा रहा हूं, टेंशन लगा रहा हूं, तो जब उनका इलॉन्गेशन होगा तो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो तुम्हें फंक्शन पहले पता होगा, ठीक है, लेकिन उनकी लिमिट्स चूंकि सेट नहीं है, तो तुम्हें फिर एक लोअर लिमिट का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक अपर लिमिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। कंक्रीट में होता है ऐसा ही, जितने भी तुम्हारे कंक्रीट वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो सब एक्सपेंड करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें फिर तुम्हें लिमिटिंग केस लेकर के चलना पड़ेगा। तो हर जगह भर भर केस का यूज देखोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल है,
जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं, इधर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिख दूं, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर मैंने लिख दिया तो उसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर एफ एक्स नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जगह क्वेश्चन करके दिखाओ इसके ऊपर। 0 से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई की पावर t dt। ऑब्वियसली लगाना है, लिमिट क्या लगी है देखो, 0 से एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, इसको पहले नोट करो फिर क्वेश्चन कंप्लीट करो, पहले इसको नोट करो। फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब तुम्हें ये नहीं बताना कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है, ठीक है, बस मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट बताने। और मैंने तुमको बता रखा कोई भी फंक्शन कहां पर मैक्सिमम होता है कहां पर मिनिमम होता है, जहां पर डी बाई डी एक्स 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स जहां पर 0 के बराबर होगा वहां पे या तो मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। जरा करो। हाँ बेटा, कितने पॉइंट आए, 4। कौन कौन से पॉइंट आए, 4 तो नहीं है। इधर देखो, ए भाई, इसको हम 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट आएंगे। इधर देखो, इसका हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहां पे कर देते हैं, 2x आएगा। कोई दिक्कत वाली बात। बाद में लोअर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। और 0 जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यार। कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन जरा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा मुझे लगता है एक, और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है, अरे बोल दो यार। तो ये पूरी की पूरी चीज 0 के बराबर कब कब हो सकती है, जब x की वैल्यू या तो प्लस माइनस 1 हो, या तो यहां से प्लस माइनस 2 हो, या फिर x ही 0 हो जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू है, 0 कॉमा प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2। नहीं हजम हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन करो इसके ऊपर, अगला क्वेश्चन दू ना, जल्दी स्पीड में करो। क्या हो गया, अरे बोलो बोलो उज्जवल। सर ये सॉल्व कर रहे थे तो मैंने लिखते कहते कि 5 पॉइंट्स आएगा, तो फिर उनका सॉल्व करने वाला, फिर आपने कहा कि 5
क्या क्या हो गया भाई, नहीं समझ में आया क्या? अच्छा एक और क्वेश्चन करो, ठीक है? तो तबीयत के साथ जो चीज बताई वैसे अटेम्प्ट करना एकदम डिट्टो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर से लेकर के टी क्यूब तक लगा हुआ है। हाँ। चलो इसको सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइम है, एकदम तबीयत के साथ लगाना। यस सर, हो तो गया। क्या? बस इसकी वैल्यू पता करनी, ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा 1 upon log t cube t square 1 upon ln t cube 3t square minus 1 upon ln t square। ना ऐसा ही कुछ आ रहा है। हाँ अरे हाँ भाई तुम्हारा भी सही है, ठीक है? ए सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 1 अपॉन लॉग, क्यों? चॉकलेट आज खिला दूंगा ना, सर एक बात नहीं, ठीक है? हाँ आप प्रीवियस वाली स्लाइड में 1 upon sin x था, तो आपने sin x करके लिख दिया था। कहां पर साइन एक्स था? इससे और sin x वो नीचे। अरे डिनोमिनेटर में साइन एक्स नहीं था बे, ये मैंने कहा था इसको सपोज कर लो एक बार साइन एक्स है। अबे पूछ लिया करो, मैंने बोला था कि मान लो जीटी एक पल के लिए की जो है साइन टी है फिर साइन एक्स है। अब देखो सबसे पहले क्या किया, 1 अपॉन टी क्यूब पुट कर दिया कि नहीं पुट कर दिया, ठीक है? एक काम करते हैं, इधर देखो एक स्टेप देखो, 1 अपॉन टी क्यूब करूंगा कि नहीं करूंगा, और टी क्यूब को मैं 3 लॉग टी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं प्रॉपर्टी लगा करके 3 को मैं आगे ले आया। फिर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 लॉग टी आएगा, फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। देखो 3 से 3 खल्लास हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, है ना? लॉग टी एलसीएम ले लो तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, लॉग टी टाइम्स ये आया, ठीक है? चलो अगली हेडिंग डालो। अच्छा लोग 2 क्वेश्चन घर पे भी करके आना, ठीक है? जरा नोट करो। अरे रुक जाओ, ये क्वेश्चन करके आने अच्छे क्वेश्चन है। 1 अपॉन एक्स से लेकर के रूट एक्स तक साइन टी डी टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पाई बाय 3 से लेकर के एक्स तक हाँ ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। नोट करो दोनों क्वेश्चंस। आंसर सभी देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ भाई, इसमें f-1 की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी? अरे तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन तुमने कर ही लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दो। ए इधर देखो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ को सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार? ये एफ तुम्हारा गिवन है, उसने एफ डैश की वैल्यू पूछी कि नहीं पूछी, तो पहले एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, पूरा का पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो जो तुम सॉल्व करोगे वो एफ डैश एक्स आएगा, नहीं क्या नहीं आएगा लेबनिज थ्योरम से, उसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए बे?
ये बात भाई क्या कह रहा हूं समझ पाए? हाँ नहीं है जमुआ। इधर देखो ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है? उसने एफ डैश वन की वैल्यू पूछी कि नहीं पूछी है? एफ डैश वन के लिए तुम्हें पहले एफ डैश एक्स तो पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स बन जाएगा। और यहां पर डी बाई डी एक्स जैसे ही लगाओगे इसमें लेबनिज थ्योरम तुम्हारी अप्लाई हो जाएगी। लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसमें एक्स को 1 पुट कर देंगे। क्या हो गया? हो जाएगा। चलो अगली हेडिंग डालो, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। डालिए हेडिंग भाई। इधर देख बेटा, ए अगर कभी भी जो है लिमिट ऑफ सम देखो कैसे करते हैं। अच्छा इधर देखो थोड़ा सा मीनिंग बताता हूँ। पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसका अप्लाई करके दिखाता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो कि ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात? क्या लिखा हुआ है? ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, हम लोग एरिया ही तो निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? देखो क्या काम कर रहे होते हैं। अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा बी है, कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे एरिया को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोल दो। ऐसे गंदा सा मुंह बना के बैठ बैठो, ठीक है, अच्छे से बैठना है, एनर्जेटिक होकर के, ठीक है, कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स देखो है, ठीक है। इधर देखो, अब मैंने क्या बताया था कि ये क्या बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन को जो है कहां से कन्वर्ट किया गया, ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जहां से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जहां से बर्थ हुई वो कहां से हुई? लिमिट ऑफ सम से ही हुई। देखो सबसे पहले मैथमेटिशियन ने क्या काम किया, इधर देखो, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस पूरे के पूरे कर्व को क्या किया, ए बाबू ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया बेटा? खूब सारी स्ट्रिप्स में तोड़ दिया, ठीक है। मान लेते कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में इसको कट कर लिया। अब हर एक स्ट्रिप को देखो मैं एज ए रेक्टेंगल ट्रीट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? देखो ये तो लेंथ हमारी है ही, ठीक है, और चूंकि ये इतना पतला हमने स्ट्रिप ले लिया है ना, ठीक है, कि वो पता ही नहीं चल पा रहा। अच्छा बहुत पतला स्ट्रिप लेने के लिए देखो मैं क्या काम करूंगा, एन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, इस पूरे ए से बी के बीच के एरिया को, ए से बी के बीच की लेंथ को इनफाइनाइट पार्ट्स में हल्का 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 तोड़ दूंगा। तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? अरे बोल दो यार। तो ये वाली जो लेंथ है ना, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये हमारी ऐसे है या फिर ऐसे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी लेंथ को हम लोग एज ए स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? और फिर हम पूरे के पूरे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो भी एरिया आया, हमने क्या देखा, ये वाला एरिया जब हमने कैलकुलेट किया लिमिट लगा करके, ये वाला एरिया हमारा इंटीग्रल के, डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जितनी भी टेक्निक्स है डेफिनेट इंटीग्रल की या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल की, उनके बेसिस का जेनेसिस यही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो भी हमने एरिया कैलकुलेट के डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो भी आंसर आए, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, लिमिट ऑफ सम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज का देखो मतलब क्या है, इस चीज का देखो क्या मतलब है, लिमिट
n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी h टाइम्स सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n माइनस 1 f ऑफ a प्लस। हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है? हाँ बेटा क्या हाइट तो चेंज होगी बेटा। इधर देखो, ध्यान सुनो, ठीक है? ये पूरा का पूरा फंक्शन है कि नहीं है? ये मान लो कि कोई पॉइंट ए, कोई दिक्कत वाली बात? मैंने इसकी हाइट क्या ले ली है, यहां पर एफ ऑफ ए पे इसकी हाइट ए है, कोई दिक्कत वाली बात? और हल्का सा आगे बढ़ने पे इसकी हाइट कितनी हो जा रही है? एफ ऑफ ए प्लस एच हो जा रही है, और एच को मैंने टेंडिंग टू 0 रखा है। तुम लिमिट में पहले ही सॉल्व कर चुके हो, लिमिट में सॉल्व कर चुके। एफ ऑफ 0 पर जो हाइट होगी एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, एलएचएल आरएचएल निकालते हैं, दोनों सेम वैल्यू आती है लगभग। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फंक्शन मानते हैं ना कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? हल्का सा आगे हल्का सा पीछे जाओगे तो कितना ही चेंज आएगा। नहीं, इधर देखो। हाँ तो कल काफी आगे जाएंगे तो धीरे धीरे हाइट बढ़ती रहेगी। अभी हम पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए बच्चा, अभी हम पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जब हम यहां पर बी पे आएंगे तो ऑब्वियसली हाइट चेंज हो गई होगी, तब हम बी माइनस एच, बी प्लस एच लेकर के स्ट्रिप निकाल लेंगे। अरे इधर देख, देखो अब इसमें नहीं करूंगा। थोड़ी बड़ी स्ट्रिप्स बनाता हूं तो समझ में आएगा। ए इधर देख बेटा, ए जरा इस वाली स्ट्रिप पे, इन दोनों स्ट्रिप के ऊपर फोकस करो। पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो देखो मेरा कौन सा एरिया आ गया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोल रहे और दोबारा बार में जब मैं एरिया निकालूंगा तो देखो किसका एरिया निकालूंगा, इस वाले पॉइंट का, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा? अब देखो लॉजिक क्या है, जब मैं ये स्ट्रिप बहुत, अब देखो मेरा एरिया छूट कौन सा रहा है शिवांश, देखो ये एरिया छूट कौन सा रहा है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया छूट जा रहा है कि नहीं छूट जा रहा है? अरे बोल दो यार। अब मैं स्ट्रिप्स को इतना ज्यादा पतला कर दे रहा हूं, ध्यान सुनो, ठीक है? अब देखो इस वाले कोने और इस वाले कोने की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मैं स्ट्रिप्स को इतना पतला कर दे रहा हूं ना, ये वाला कोना अल्टीमेटली मिलकर के कहां पर आ जाएगा? कोलाइड करके यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो जो एरिया आएगा हमारा ना, वो इनफाइनाइटली पार्ट्स में तोड़ दिया, एकदम छोटा छोटा तोड़ दिया, ठीक है? तो जो हमारा एरिया आएगा वो पूरे पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। अरे नहीं अजम अभी भी बता दो किसी को ना संतुष्टि हुई हो। अबे ऐसे तो हम लोग सर्कल का भी एरिया नहीं निकाल पाते। सर्कल के एरिया में जब तक पाई की वैल्यू तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पुट करोगे तो सर्कल का एरिया तुम एग्जैक्टली कभी निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी एग्जैक्टली होती ही नहीं। लेकिन चूंकि मैथमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको n नंबर ऑफ स्टेप्स में जब हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इतनी पास आ गई। अब देखो मैथ्स में देखो होता क्या है, अगर मैं एक कोई भी पॉइंट लिख दूं, ठीक है, कुछ चीजें तो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड हैं। अगर मैं बोल दूं यहां पर भी अगर मैंने ये पॉइंट रख दिया, एक छोटा सा ये पॉइंट रख दिया है, तो जरूरी थोड़ी ना ये एक पॉइंट हो, इसके अंदर 1 लाख पॉइंट होंगे छोटे छोटे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना ज्यादा डीप नहीं जाना, बेसिकली इतना समझना है कि जब हम स्ट्रिप्स बहुत पतली पतली ले लेते हैं तो ये वाले सारे के सारे पॉइंट कोलाइड होकर के काफी पास आते चले जाते हैं, ठीक है? तो वो हाइट इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर नहीं पाती है जितना उसको क्रिएट करना चाहिए। तो जो भी हमारा एरिया निकल के आता है वो फिक्स्ड एरिया निकल के आ जाता है। अरे भाई अभी भी नहीं फीलिंग आई? फीलिंग नहीं आई ना, ठीक है? फीलिंग नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? ये ऐसे ही होता है। क्या कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है। आईआईटी क्लियर करना है, फिर वहां जाके रिसर्च करना है अच्छे से बैठ के, या फिर किसी दिन तबीयत से बैठना तो इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा। लेकिन डेरिवेशन के पीछे जो मैंने एजम्पशंस लिए हैं, ये बच्चा डेरिवेशन के पीछे जो मैं यहां पर अभी तुमको एजम्पशन बता रहा हूं ना, जब मैं डेरिवेशन करूंगा तब भी यही एजम्पशंस मानूंगा, ठीक है? ऐसे तो तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाते होगे फिर तो, हैं? ऐसे तो फिजिक्स में हर जगह पे एजम्पशन लिया जाता है, वहां पे तो हर जगह पे वो ले लिया जाता है भाई। फिर तो
साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं कई बार, छोटा होने पर tan थीटा को थीटा लिख देते हैं, फिर तो वो होता ही नहीं है कभी इक्वल। अच्छा अच्छा यहां पे एक चीज बताओ, साइन थीटा को थीटा लिख दिया जाता है जब थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, ये साइन का कर्व है, ये भाई ये साइन का कर्व है, इधर देखो। और ये अगर तुम थीटा को रिप्रेजेंट करोगे y इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में, तो ये यहां पर हल्का सा आते हो ना, यहां पर उन्होंने बोला, मैंने भी तुम्हें करवा रखा है कि साइन एक्स और एक्स, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, बेसिकली एक्स लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज गिरते चला आएगा, लेकिन कितना गिर जाएगा। अच्छा तो यहां पर भी यहां पर भी इधर सुनो, यहां पर भी ये पॉइंट जो है क्या हो रहे हैं, हद से ज्यादा क्लोज आ जा रहे हैं, हद से ज्यादा क्लोज आ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इतना पास आ जा रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो लाइन हो जा रही है उनकी वो फ्लैट हो जा रही है, ठीक है। देख भाई ए बाबू, अच्छा अब इधर ज्यादा ध्यान से सुन लो, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं पूरे के पूरे कर्व का एरिया निकाल रहा हूं, जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तुम इसका एरिया कैलकुलेट कर लियो, इसका एरिया कैलकुलेट कर लियो, ठीक है। ये बस रेक्टेंगल का एरिया नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर, यही समझ में आया कि नहीं है। अब देखो होगा क्या, जब तुम लिमिट को n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दोगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखो क्या हो जाएगा, इसके बेहद क्लोज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो यार, एकदम पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इनफाइनाइट पार्ट्स में तुमने तोड़ लिए, इतने छोटे पार्ट्स में तुम तोड़ रहे हो ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, जहां तो तुम्हारी सोच जा रही है उससे भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वहां से हम लोग लिमिट ऑफ सम लगा करके जो है वो कर लेते हैं चीजें। अब चलो बकवास बंद, ठीक है। नहीं बस क्या इसमें क्या नोट करना है, इसमें तो बस समझाया था। हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या, अरे बोल तो। एक ही में एरिया थोड़ी ना लिखा जाता है। इसका एरिया ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ ए, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए पे हमने निकाला है, तो इसमें लिखूंगा एफ ऑफ ए इंटू, इस बेस को मैं बस कांस्टेंट कर दूंगा, एच कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। फिर अगले वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा तो प्लस लगा करके एफ ऑफ ए प्लस एच, ये अगले पॉइंट पे ग्राफ की हाइट आ गई कि नहीं आ गई, ये एच पॉइंट बढ़ने पे ग्राफ की हाइट आ गई, ठीक है। फिर इसको मैं एच से बेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मैं एफ ए प्लस 2h करूंगा इंटू एच करूंगा, उन सबको ऐड करूंगा, तब हमारा एरिया आता है, ठीक है। एक ही रेक्टेंगल मान करके नहीं इंटीग्रेट कर दिया भाई, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ती चली जा रही है ना भाई हमारी। हाँ इधर देखो, ए भाई इधर देखो, अगर कभी भी लिमिट ऐसे लिखी होती है जो तुम हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देते हैं, r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक जाता है। अब देखो ये h में क्या कर रहा हूं, देखो h उसमें मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर देख बेटा, देखो हर बार h को मैं मल्टीप्लाई करते चला जा रहा था कि नहीं करता चला जा रहा था, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, f ऑफ a प्लस h रखा है कि नहीं रखा है, देखो पहले r की वैल्यू 0 पुट करो, तो f ऑफ a इंटू h मिलेगा कि नहीं मिलेगा, r की वैल्यू 0 पुट करो जरा, ठीक है। r की वैल्यू 0 पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ a इंटू h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ h प्लस इंटू h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखो जो अगला वाला मैंने पॉइंट लिखवाया था, देख f ऑफ a प्लस h इंटू h हो गया कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो f ऑफ a प्लस 2h इंटू h ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा। वो सारी की सारी हाइट्स को हम लोग क्या करेंगे, लगातार इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे बेस से, तो हमें सारे के सारे रेक्टेंगल्स का एरिया मिलता चला जाएगा कि नहीं मिलता चला जाएगा। और यहां पर जो h होगा, h किसके बराबर है, h हमारा टेंडिंग टू 0 था कि नहीं था। देखो अब हमने क्या काम किया, यहां पर देखो समझने की कोशिश करो। पहले मैंने क्या किया है, अगर हमारी लेंथ b माइनस ए क्या है, इधर देख बेटा, जैसे इधर देखो, यहां से a से लेकर के b तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, ए बेटा a से लेकर के b तक इंटीग्रेट करना है कि नहीं करना। तो देखो b माइनस ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी,
अरे बोल दो यार। तो b माइनस ए क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई। उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, n से, और n को मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइटली पुट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात, पहले मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको h के इक्वल मान लिया। तो b माइनस ए लेंथ को मैंने अगर n से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने b माइनस ए लेंथ को n इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, बोलो। अगर 3 से डिवाइड करता तो b माइनस ए लेंथ को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ता। n से डिवाइड कर दिया मतलब b माइनस ए लेंथ को मैंने n इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया। और जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तो h 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लगभग लगभग। अरे यार ठीक है। तो कभी भी अगर ये लिखा होता a से b f x dx, तो इसका देखो मतलब क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये तुम्हें ध्यान रखना है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी h टाइम्स r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। इतनी देर में तो गधों में तुम्हें डेरिवेशन करवा देता जितनी तुम लोग नौटंकी कर दी हो, ठीक है। लेकिन वहां पर भी तुम्हारा ये डाउट तो रहता ही रहता। ये चीज समझ में आई कि नहीं है, पहले इसको नोट करो जल्दी से। अच्छा केमिस्ट्री में हजम कर लेते हो हैं। n है बेटा, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखो। ए बेटा आप लोगों ने इंटीग्रेशन करना सीख लिया कि नहीं सीख लिया, इधर देखो। तो पता है ये वाला पोर्शन इजी है, ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आता है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एच करके, बेसिकली लिमिट का ही क्वेश्चन है। अगर इस तरीके की लिमिट कभी तुम्हें सॉल्व करने के लिए आती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे तुम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लोगे, इंटीग्रेशन करना तुम्हें आ ही रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे उसके लिए स्टेप्स लिखो। पहला स्टेप लिखो, स्टेप 1 हेडिंग डालना, हाउ टू कन्वर्ट लिमिट ऑफ सम इनटू इंटीग्रल। हाउ टू कन्वर्ट लिमिट ऑफ सम इनटू इंटीग्रल। पहले स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 लिखो, express the given series in the form sigma 1 upon n f r by n, sigma 1 upon n f times r by n। स्टेप 2 लिखो, then the limit is its sum, when n tending to infinity, that is ऐसे लिखना, that is limit n tending to infinity 1 upon n f r by n। इसको लिखो। थर्ड स्टेप लिखो, रिप्लेस, थर्ड स्टेप लिखो, रिप्लेस r by n by x and 1 by n by dx and sigma
एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय इंटीग्रल। क्या हो गया? ये प्रॉपर स्टेप करवा दे रहा हूं, ये स्टेप फॉलो करोगे, जितने भी लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस होंगे तुम्हारा प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। लास्ट स्टेप लिख लो। अब देखो पूरा का पूरा वो हमारा इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फोर्थ स्टेप लिखो, द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, the lower and upper limit of the integration are the limiting values of r by n, are the limiting values of r by n for the first and last term respectively, for the first and last term respectively। हाँ अभी बता रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन करके भी बता रहा हूं। आर बाई एन के बेसिकली क्या करना है, लिमिटिंग वो निकालनी। जैसे मान लो कि कोई मैंने सीरीज लिख दी, अभी अभी बता अभी क्लियर करवा रहा हूं। इधर देखो, क्वेश्चन दो, नोट कर लिया, एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो कि कभी ये लिमिट सॉल्व करनी हुई, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन 6n, 1 अपॉन 6n। पहले इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिखो। हाँ बेटा, किसके साथ बेटा? नहीं नहीं, 6n तक है। पहले इसका जनरल फॉर्म लिखो, देखो कैसे लिखा होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2n प्लस आर, ठीक है। हाँ 2n प्लस आर लिख दिया, ठीक है। अब आर की लिमिट हम लोग लगाते हैं, आर हमारा 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 4n तक जा रहा है। अब जो तुमको बाकी के स्टेप्स करवाए वो करो, अगला स्टेप जरा करो एक बार। हाँ बेटा, हाँ हाँ बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है, इधर देखो, आगे देखें, ठीक है। तो यहां तक कन्वर्ट किया, फिर मैंने क्या बताया था, इसको पूरे के पूरे किसमें, आर बाई एन के फॉर्मेट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो एक काम करते हैं, तो इधर देखो क्या मैंने बताया था कि सबसे पहले इस फॉर्मेट में चीजों को बना लेते हैं। तो देखो अभी हमारा आर बाई एन के फॉर्मेट में नहीं है चीजें, तो देखो हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पर इसमें क्या कर देते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, एन कॉमन ले लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, 4n तक जाएगा। कहां तक जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक, 4n तक जाएगा। 1 अपॉन एन मैं कॉमन ले लूं, तो इस पूरी की पूरी चीज को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स आर बाई एन, ये लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। और यहां पर हमारा जो है ये ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। फिर देखो जो जो स्टेप मैंने बताया वो कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो सबसे पहले इसको पूरे के पूरे को मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो मैंने क्या बोला, आर बाई एन को किससे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो देखो तो ये पूरा का पूरा किसमें बन जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 अपॉन एन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीएक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर लिमिट लगी होगी, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो तुमको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, लिमिट लगाने के लिए हमेशा इसको वही काम करना है। देखो लिमिट लगाने के लिए तुम्हें क्या काम करना है, ठीक है, आर बाई एन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, और 99% केसेस में मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही सॉल्व होगा। आर इज इक्वल टू 1 जब लिखा होगा, क्या लिखा होगा बेटा, आर इज इक्वल टू 1 से ही मोस्टली 99% केसेस में कहां से, आर इज इक्वल टू 1 से ही शुरू होगा। आर इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है तो लोअर लिमिट तुम क्या लगा लोगे, 0 लगा लोगे। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखना सिग्मा के ऊपर यहां पर क्या है, देखो 4n है कि नहीं है, बोलो। अरे कहां तक है भाई, 4n है, तो अपर लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी, 4। अगर यहां पर 3n होता तो अपर लिमिट क्या हो जाती, 3। 2n होता तो अपर लिमिट 2। अगर सिर्फ n होता तो क्या हो जाता, 0 से 1 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आर इक्वल टू 1 से अगर स्टार्ट है, तो आर इक्वल टू 1 से अगर स्टार्ट है चीजें, ठीक है, और अक्सर केसेस में आर इक्वल टू 1 से ही चीजें स्टार्ट होंगी, अदरवाइज लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर तुम्हें ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर इक्वल टू 1 को तुम किस में कर देना, 0 में कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात। और यहां पर देख लेना एन कितने टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम्स है, तो इसकी अपर लिमिट क्या लगा दोगे तुम, सिंपली 4 लगा दो। अरे यार 6n होता तो वहां पर क्या लगाते, 0 से 6 लगा देते, और इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, ln 2 प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार। लिमिट लगा करके आंसर बताओ जरा। आंसर क्या आया, हाँ ln 3 आया, ठीक है। ln 6 माइनस ln 2 आएगा, तो 6/2 हो जाएगा। ए भैया ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन दूं, नोट कर लिया इसको सबने। अरे करो यार जल्दी करो, स्पीड में थोड़ा। ln 3 बेटा, देखो क्या होगा, इधर देखो ln 2 प्लस एक्स आ गया, 4 पुट करो तो ln 6 आ जाएगा, माइनस 0 पुट करो तो ln 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ln 6 माइनस ln 2, तो ln 6/2, log a माइनस log b, log a बाई b, तो ln 3 आंसर आ गया। नहीं जमुआ, पक्का है। बेचारे सीधे 10th से निकले हैं, यहां पे आके गिरे टप से। नहीं अच्छा हुआ तुम लोग कवर अप भी कर पा रहे हो। तुमको पता है जब मैं 11th में था ना, साला जो है कुछ कुछ आता ही नहीं था। पूरा 11th मैंने जो है फेयरवेल के चक्कर में, सीनियर को फेयरवेल देने के लिए मैं 3 महीना तैयारी कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर। जो मक्कारी की 11th, बहुत सही जगह पे आ गए हो, बहुत बुरा कट गया है हमारा। नहीं तुम्हारा नहीं कटा, तुम्हें बाद में पता चलेगा। क्या नहीं जुड़ा है, कई बार कटवाने के लिए किसी से जुड़ना जरूरी नहीं होता है, ऐसे ही कट जाता है। आदर से पूछो। ए भाई चलो अगला क्वेश्चन करो। अबे कहां तुम लोग, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इंफिनिटी
रूट एन अपॉन 3 प्लस 4 रूट एन का होल स्क्वायर प्लस रूट एन अपॉन रूट 2 3 रूट 2 प्लस 4 रूट एन का होल स्क्वायर प्लस रूट एन अपॉन रूट 3 रूट 3 प्लस 4 रूट एन का होल स्क्वायर प्लस का डैश डैश डैश, यहां पर लास्ट टर्म लिख रहा हूं 1 अपॉन 49n। क्या वैसा ही करो, सिग्मा के फॉर्मेट में पहले इसको कन्वर्ट करो। सिग्मा के फॉर्मेट में देखो कितना डरावना लग रहा है, वो देखो उसको टॉयलेट आ गई ऐसे ही। ए सिग्मा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर बच्चा। क्या पिछले वाला नहीं समझ में आया कैसे सिग्मा फॉर्म? हाँ, तो इसमें देखो ऑब्जर्व करो, देखो कौन कौन से टर्म इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। इधर देखो, यहां पर देखो 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको अंडर रूट 1 लिख सकते हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। एक तो आर यहां पर आ रहा है, अंडर रूट आर आ रहा है। हाँ करो 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 ऐसे ही, पहले आर के टर्म्स में लिखो। अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट r n रूट r प्लस अंडर रूट n अंडर रूट r 3 प्लस 4 अंडर रूट n। यस सर, सेम अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट r इनटू n रूट r प्लस n रूट n का होल स्क्वायर। अरे रुक जा 1 मिनट यार। अरे कोई बात नहीं। अबे इसको देखो सिग्मा के, ए बेटा इधर देखो, ए बाबू इधर देखो। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, देखो सिग्मा एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है। देखो रूट एन अपॉन रूट आर ब्रैकेट में 3 रूट आर प्लस 4 रूट एन, ठीक है। ये है, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ हाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब इधर देखो, अब अभी देखो, इसको मैं सिग्मा के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। लेकिन इस पूरी की पूरी ऐसे पहले मैंने सिग्मा के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। अब लेकिन ये लास्ट स्टेप तुम सोचो 1/49n कब तुम्हें मिल सकता है। इधर सोचो, अगर तुम्हारा ये आर एन में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 7 रूट एन हो जाएगा। उसका स्क्वायर करोगे तो 49 रूट एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 49 रूट एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो भाई। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज देखो क्या लिखी हुई है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक जा रहा है। अब लास्ट वाले टर्म को ऑब्जर्व करके तुम्हें यहां ऊपर वाली लिमिट लगानी है कि क्या होना है यहां पर, ठीक है। लास्ट पहले इसको सिग्मा फॉर्मेट में लिख लो। अब तुम खुद ही सोचो कि ये चीज तुम्हें इसके बराबर कब मिल सकती है, एन की ऐसी क्या वैल्यू हो, तो एन की वैल्यू देखो किसके बराबर, आर की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी। अरे यार ऐसे ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एन अपॉन अंडर रूट आर 3 रूट आर प्लस 4 रूट एन का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या काम करो, कॉमन लो, आर बाई एन के फॉर्मेट में इस पूरी की पूरी चीज को लिखो। तो देखो आर बाई एन के फॉर्मेट में लिखने के लिए देखो क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहां से क्या कर लेते हैं, रूट एन कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, रूट एन कॉमन ले लूं। तो देखो रूट एन अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखो यहां पर क्या बचेगा बेटा,
इधर देखो यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्टेप देख बाबू। अब देखो थोड़ा जुगाड़ से लिख रहा हूं, रूट आर है, रूट एन है कि नहीं है, इस एन को उठा करके मैं ऊपर वाले एन को उठा करके इसके डिनोमिनेटर में रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन आर बाई एन का अंडर रूट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये ऊपर वाले एन को मैं नीचे पहले भेज दिया, इसमें से मैं क्या कर दे रहा हूं, रूट एन कॉमन ले लूंगा। ए भाई इधर सुनो, इसमें से रूट एन कॉमन लोगे तो बाहर निकल के एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो। तो बाहर निकल के आ गया जाएगा मेरा एक एन, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा, 3 टाइम्स अंडर रूट आर बाई एन प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब इधर देखो, अब पूरी की पूरी चीज हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले इंटीग्रल 1 बाई एन को मैं डीएक्स लिख दूंगा, और चुपचाप ये क्या हो जाएगा, आर बाई एन हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, रुक जाओ, लिमिट आयुष बताएगा। आयुष बताओ लिमिट कहां से कहां तक लगेगी। 0 से 1 एन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आर इक्वल टू 1 को 0 लिख देंगे, और एन 1 टाइम्स गया है कि नहीं गया है, तो 0 से 1 ये तुम्हारे इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। नहीं समझ में आया, बोल दो भाई, ऐसे ऐसे मत बैठो। अब इसको ओपन करके जो है कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, या फिर 3 रूट एक्स प्लस 4 को टी मान लो सीधे। लिमिट कैसे रखते हैं, ये वाली लिमिट कैसे रखते हैं, यही मैं बता रहा हूं। इधर सुनो, जब भी तुम कोई इंटीग्रल को कन्वर्ट करोगे तो r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, r इक्वल टू 1 को क्या पुट कर देना, चुपचाप 0 पुट कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अपर लिमिट के ऊपर ध्यान देना कि ये n कितने टाइम्स है, 2n है, 3n है, 4n है, कितने टाइम्स है। अगर 2n टाइम्स है तो 2 हो जाएगा, 3n टाइम्स है तो अपर लिमिट 3 हो जाएगी, हाँ तो 4 हो गई थी लिमिट। नहीं समझ में आया बच्चा, अरे बोल रहे यार, कॉपी नहीं रखनी है, कॉपी निकल, अभी नहीं छोड़ रहा हूं, निकल चुप। ये चीज हजम हुई, पहले ये बताओ, कोई तकलीफ वाली बात, ठीक है। तो तुम जाओ दवाई खाओ, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, हाँ।